नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब रफ्तार पर सवार होगा हिंदुस्तान। जी हां, बुलेट ट्रेन का आगाज होगा अब हिंदुस्तान में। और चीन और जापान में जो देखकर आए थे मोदी, अब वो सपना हिंदुस्तान में वो पूरा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अच्छे दिनों का जो वादा हो रहा है रेल यात्री के लिए, वो कैसे पूरा होगा। बुलेट ट्रेन आएगी, पर आएगी कैसे? 6 तस्वीरें आपके सामने है। बुलेट ट्रेन का आगाज, जिसमें मुंबई अहमदाबाद वो पहला रूट जिस पर बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। हाई स्पीड ट्रेन का जिक्र हुआ है और ये कहा गया है कि तमाम ट्रेनों को 160 से 200 के आसपास की स्पीड पर दौड़ाएंगे। तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि कौन कौन से वो रूट होते हैं। बद्रीनाथ तक ट्रेन की बात। इधर ब्रांडेड खाना, यानी आप जो पैंट्री में गंदी हालत में खाना बनते हुए देखते थे, उससे शायद आपको निजात मिल जाए। इधर सफाई पर जोर, इधर FDI भी। ये तमाम बातें बताती हैं कि कम से कम एक कदम उठाने की कोशिश जरूर है मोदी सरकार की तरफ से, और गौड़ा गाड़ी को आगे दौड़ाने के लिए कुछ अहम कदम उठाने का जिक्र जरूर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज अपना पहला रेल बजट पेश किया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करते हुए यात्रियों को किराए में और वृद्धि के बोझ से बचाते हुए यात्री सेवाओं में सुधार, बुलेट ट्रेन की शुरुआत, रेलवे की बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश और निजी पूंजी निवेश की भागीदारी को बढ़ाने की घोषणा की है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा बुलेट ट्रेन को लेकर सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन भी दौड़ेंगी। आज तक के जंक्शन पर कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, वरिष्ठ पत्रकार, रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सभी रहेंगे। उन सब से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या क्या ऐलान गौड़ा साहब की गाड़ी क्या लेकर आई है आपके लिए। दनदनाती हुई सरपट हवा से बात करती, पलक झपकते ही 300 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने वाली बुलेट ट्रेन का सपना अब सपना नहीं रहेगा। जैसे कि उम्मीद थी, मोदी सरकार ने अपने बजट में महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन की घोषणा कर दी। लोकसभा में मोदी सरकार के पहले रेल बजट को पेश करते हुए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बुलेट ट्रेन को सपनों के परिलोक से उतारकर भारत की धरती पर उतारने की घोषणा की। ऐलान हुआ कि पहली बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से महाराष्ट्र तक दौड़ेगी। देश के 2 बड़े स्टेशन मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन शुरू की जाएगी। पहली बुलेट ट्रेन को जमीन में उतारने के लिए 60,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। बुलेट ट्रेन की परियोजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जाहिर है बुलेट ट्रेन बहुत महंगा सपना है और रातों रात इसे हकीकत की जमीन पर नहीं दौड़ाया जा सकता। बुलेट ट्रेन के लिए पुरानी पटरियों की जगह नई पटरी बिछानी होगी। सारे देश में एक झटके में इसे बनाने के लिए पैसा जुटाना असंभव है। लिहाजा सरकार ने मौजूदा पटरी में हल्के फेरबदल करने का फैसला लिया है। इससे पहले तेज चल रही शताब्दी जैसी ट्रेनों की रफ्तार को 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलाया जाएगा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में रेल बजट पेश करते हुए मौजूदा ट्रैक पर ही 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा की। दिल्ली आगरा, गोवा मुंबई, दिल्ली पठानकोट, दिल्ली कानपुर, दिल्ली चंडीगढ़, चेन्नई हैदराबाद समेत 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, जिसकी स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2 बार जापान गए नरेंद्र मोदी ने दोनों बार बुलेट ट्रेन की सवारी की। लोकसभा चुनाव में लोगों के सामने बुलेट ट्रेन का सपना रखा। जैसे कि उम्मीद थी, पहले ही रेल बजट में बुलेट ट्रेन के लिए पैसे का आवंटन करके मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लगता है अच्छे दिन का वादा हकीकत बनने वाला है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय सबसे पहले उनसे करा दें। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मीम अफजल साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। खास मेहमान यहाँ पर मोहम्मद सलीम साहब CPM की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ JP बत्रा साहब जो कि पूर्व चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रांजल हमारे साथ लगातार चर्चा में सुबह से ही बने हुए हैं। एक एक बारीकी को करीब से उन्होंने आज तक के जंक्शन पर बैठकर आज देखा और सुना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कैप्टन अभिमन्यु। सीधा सवाल, बुलेट ट्रेन आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, ये आपने नहीं बताया है। आएगी तो कैसे आएगी, कब तक आएगी, कोई टाइमलाइन भी जरा बता दीजिए देश को। अंजना जी, रेल बजट 1 साल के लिए प्रस्तुत किया जाता है और ये साल तो अभी भी अधूरा है। अगला रेल बजट जो है
वो फरवरी के महीने में अपेक्षित होगा, जो 2014-15 के लिए रखा जाएगा। कुल मिलाकर के इस बार के रेल बजट में मोदी जी की सरकार का पहला रेल बजट हमारे रेल मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी ने एक प्रकार से आने वाले समय की एक वानगी प्रस्तुत की है कि हम देश में रेल की सेवाओं के विस्तार और व्यवस्था को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, किस प्रकार से ले जाना चाहते हैं और क्या हमारे संकल्प हैं। और शुरुआत अच्छी है, आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। रेल के बजट में नीतियों पर बात होती है, अभिमन्यु साहब, क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। अभिमन्यु साहब, आप ही से सवाल है, ये नियत, वादा, ऐलान, इन शब्दों की आदत है इस देश को और हमने बहुत सालों तक ये सुना है। हमें लगा था कि अच्छे दिन वाले जादू की जो छड़ी आप लेकर आ रहे हैं उसमें जरा टाइमलाइन भी आप नीचे डाल देंगे और इसीलिए आपसे मेरा ये सवाल है, एक बार फिर से मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने कहा कि उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए, लेकिन कुछ महीने क्या साल, क्या 5 साल तक करना होगा इंतजार, कुछ तो बताइएगा। अंजना जी, सही कहा आपने कि देश को इस प्रकार के शब्दों की आदत है। हाँ। साथ ही साथ देश को इस बात की समझ भी है कि कौन कहता है और वो कितना करता है। एक तरफ हमारा एनडीए का पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के शासनकाल में हमने जो कहा उसको करके दिखाया और मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में या भाजपा के अन्य राज्यों में हमने जो कहा वो करके दिखाया। वही हमारी क्रेडिबिलिटी आज देश के अंदर इतना स्पष्ट बहुमत हमारे पक्ष में आया है। और एक प्रमाण आज रेल बजट में रेल मंत्री जी ने स्वयं उल्लेख किया कि पिछले समय में 99 सर्वेक्षण हुए जिसमें से केवल एक प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन की स्टेज में आ पाया। यह प्रमाण है कि वो ऐलान और वो घोषणाएं वो कौन करते हैं और हमने हमारे रेल बजट में सीमित घोषणाएं की हैं, क्रियान्वयन पर फोकस किया है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पर फोकस किया है, पॉपुलिज्म नहीं परफॉर्मेंस पर फोकस किया है। ठीक है कि समय सीमा का निर्धारण इस रेल बजट के माध्यम से आपको नहीं दिखता होगा, परंतु हमारा संकल्प है और वक्त बताएगा कि हम उसका क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। आपके संकल्प पर जितना आपको भरोसा नहीं है उससे ज्यादा देश इस वक्त भरोसा करना चाहता है, यकीन मानिएगा मेरी बात का। आप बने रहिए हमारे साथ। मीम अफजल साहब का रुख करते हैं। मीम अफजल साहब आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट का राज भी बता दीजिए और देश को जरा ये समझा दीजिए कि कम से कम इस बात की प्रशंसा हो रही है कि कदम उठाया गया है। लोक लुभावन वादे करने के बजाय इस सरकार ने कहा है जो पुरानी योजनाएं ठप पड़ी थी हम उनको पहले खत्म करेंगे, यहाँ पर लागत आने वाली है। बहुत ही प्रैक्टिकल बजट इसे कहा जा रहा है, लेकिन उस पर क्या विरोध आपका हुआ है? जरा मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ और आपको भी मीम अफजल साहब, जिसके बाद मैं सवाल करूंगी। सदानंद गौड़ा साहब के घर के बाहर मुकेश शर्मा जी आपके कांग्रेस के नेता दिल्ली के पहुंचते हैं, नेम प्लेट जमीन पर गिराकर उस पर उछलते हैं और जिस तरह का तोड़फोड़, जिस तरह का बवाल वो वहां पर मचाते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इधर टीएमसी और बीजेपी के सांसद भिड़ जाते हैं। अब लोकतंत्र में ये तरीका अपनाएगा, नारे लगा सकते हैं आप, लेकिन नारे लगाते लगाते शोर मचाने लगे और दूसरों की गाड़ी पर, घर पर हमला करें, ये कौन सी राजनीति है मीम अफजल साहब? देखिए अंजना जी, जो सदानंद गौड़ साहब के नेम प्लेट के ऊपर हमारे दिल्ली के एक नेता खड़े हुए दिखाए गए, मैं ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको ठीक नहीं समझता हूं। ये बिल्कुल गलत है। हाँ। मैं आपके टेलीविज़न के ज़रिए से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की चीज़ों को एनकरेज नहीं करती। हमारा कोई भी मुजाहरा, कोई भी प्रोटेस्ट पुरअमन होना चाहिए और हमें उसकी पाबंदी करनी चाहिए। देश उसी से चलता है। मुजाहरा करने का ये तरीका नहीं है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने अभी जो पार्लियामेंट का कहा उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, मैंने सुना अभी किसी टीवी चैनल पर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अफसोसनाक है। तीसरी अहम बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कैप्टन साहब ने अभी जिक्र किया 99 प्रोजेक्ट का और ये कहा कि आप कुछ करके दिखाते हैं, मैं इनकी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी जो कश्मीर में जोड़ने का काम किया गया और एक बहुत अहम ऐलान हुआ जिसका जाकर मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, हाँ। वो प्रोजेक्ट भी शायद इन्हीं का शुरू किया हुआ था। महीने के अंदर ही इन्होंने शायद इसको कंप्लीट पहुंचा दिया, जिसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई जी। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट आप आगे भी देखेंगी जिसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे और ये बताएंगे कि उनके दौर में ये सब हुआ। इसलिए मैं उस पर कोई ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। तीसरा, मैं आपको चौथा एक बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इन्होंने कुछ विजन दिया है। ये विजन मैं 2 दिन से देख रहा हूं कई टीवी चैनल्स पर
कि बुलेट ट्रेन का इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जैसे बुलेट ट्रेन जो है इस देश का समस्या का अब अकेला हल है। मुझे जरा ये बता दें कि कितने % लोग जो यात्री हैं वो बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे। अब मैं इसकी टाइम लिमिट भी बता देता हूं। उसकी टाइम लिमिट 5 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, 2 साल नहीं है। उसकी टाइम लिमिट 8 साल से 15 साल बताई जा रही है। और ये और बता दें कि वो 60,000 करोड़ का इंतजाम कहां से करेंगे। हाँ। जो 14% किराया बढ़ाया आपकी बात उसको पर वो हमारे गले में डाल दिया। ठीक है, आपकी बात हमारे पर गले में डाल दिया। अगर दम था तो 2% कम करके दिखाते ना इस इलेक्शन में। मीम अफसर साहब, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ। कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ। आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप सारा कह रहे हैं कि जो बीजेपी है श्रेय कांग्रेस का ले रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन की जो पहली बार बात की गई थी राजीव गांधी ने की थी जब वो प्रधानमंत्री थे 1987 से लेकर आज तक कांग्रेस की सारी सरकारें कुछ नहीं कर पाई। अब जब बीजेपी सरकार कर रही है तो आप कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या कर लिया? हाँ। मैं इसका जवाब ये दूंगा, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हम भी चाहते हैं कि दुनिया में जो विकास हो रहा है उस दौड़ में हम भी शामिल हो जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। ये बड़ी पुरानी कहावत है। हम लोग अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने का आदी नहीं है। अभी आपने कहा खाना बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको बता दूं, ये अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये विकास यात्रा का इंजन है। ये बजट जो है ये विकास यात्रा का इंजन नहीं है। मैं आपको बता दूं, अफजल साहब, ये कारपोरेट यात्रा का इंजन है और कारपोरेट को जाने वाला सारा प्रॉफिट। अफजल साहब, दुख तो इस बात का है कि आपने हिंदुस्तान को ये यकीन दिलाया, बार बार दिलाया कि चादर ही छोटी है, इसी में पैर समेट कर रखिए। कभी सोचा ही नहीं चीन जैसे मुल्कों ने दशकों पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत की, क्योंकि वो रफ्तार की कीमत जानते थे। कारोबार के लिए, अन्य लोगों के लिए लेट लतीफी से जनता परेशान है इस देश में। आपका रुख वापस करेंगे और ये तमाम सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद सलीम साहब, ये बजट और उसके जरिए मुझे पता है कि किन बिंदुओं पर जिस कॉर्पोरेट जगत की वो बात कर रहे हैं उसकी एंट्री की पीपीपी पर आप सीधे सीधे वार करेंगे, लेकिन एक विजन इसमें दिखता है या नहीं, ईमानदारी से बताइएगा सलीम साहब। कोई विजन दिखता नहीं है। जिसलिए कांग्रेस को आपने पीट रहे हैं और जनता पीटी है, वही रास्ते पर वो चल रहे हैं। और पिछले 15 साल से रेल मंत्री जो भाषण दिए हैं, मैं पैरा बाई पैरा बोल सकता हूँ, वहाँ से ये पूरा प्लेगरिज्म है। और ऐसी बातें नई नहीं हैं। सपनों का सौदागर जैसे लोग हैं, ये सपना बेच रहे हैं। हकीकत में जो है रेल की जो बुनियादी सफ़र को और हमारे जो सामान ढुलाई करने के लिए जो ज़रूरत है वो सब के आकलन को कम किया गया है। अगर आपने एक्सप्लेनेटरी नोट देखेंगे भाषण से हट करके तो आप देखेंगे डबल लाइनिंग, नए लाइन का निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ तक के वागन और कोच की जो प्रोक्योरमेंट है वो सब को कम किया गया है पिछले साल के बनिस्बत। तो आप रेल को विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और 5 साल बाद कहेंगे कि रेल के संभव नहीं है, इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को और एफडीआई को ले आना पड़ेगा। सरकार खुद जो विकास होना चाहिए था, नेचुरल ग्रोथ, उसे भी रोके हैं और उसके बजाय वो अपने आगामी दिन असेंबली चुनाव कौन कौन प्रदेश में होगा उसका वो मैनिफेस्टो जाहिर किया यहाँ पे। चलिए ठीक है, इनको मैनिफेस्टो दिखता है इसमें। बत्रा साहब, अब तमाम राजनीतिक लोगों से बातचीत करने के बाद मैं आपके पास अंत में आना चाहती थी। विकास या विनाश, आपको क्या दिखता है इस बजट में? बजट में खास तौर पर पैसेंजर ट्रैफिक में ज़्यादा जोर दिया गया है और एक आगे का गोल बताने की कोशिश की गई है कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हाँ। लेकिन ये जो बुलेट ट्रेन है इसके बारे में पिछले तकरीबन 6-7 साल से काम चल रहा है। हाँ। भारतीय प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने मिलके ये फैसला किया था कि इसके बारे में जापान इंटरनेशनल पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप? पूर्व प्रधानमंत्री भारत के और जापान के प्रधानमंत्री मिस्टर एब ने मिलकर ये फैसला किया था कि अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर के बारे में एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। राशि तक देने को जापान तैयार है इसके लिए। उनकी रिपोर्ट 2015 में आएगी और ये अच्छी तरह से मालूम था कि इस कॉरिडोर के ऊपर 60-70 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा और इतना फंड का समाधान जो है भारतीय रेलवे या भारत सरकार नहीं कर पाएगी। यही एक कारण है कि हम जापान के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, आज ये अनाउंसमेंट हुआ है, इस पे आगे जो गति आएगी वो जापान की रिपोर्ट के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। अच्छा। और जो हमारा
एक्सपीरियंस है यूरोप का, जहां पे भी हाई स्पीड कॉरिडोर आया है, हाँ। कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं उसके बनाने में, चाइना को छोड़कर। हाँ। और भारत में उसमें मतलब आप कह कितना रहे हैं कि समय 5 लगता साल के है? अंदर मोदी शासन के इस टेन्योर में कम से कम नई रफ्तार पकड़ पाएगा हिंदुस्तान। मैं प्रांजल आपके पास आना चाहती हूँ। एक होड़ मचेगी अब कि जो मनमोहन सिंह साहब तो वहाँ जापान के प्रीमियर के साथ पहले ही बातचीत कर रहे थे, वो फंड्स तक देने को तैयार है, वो रिपोर्ट आएगी तभी होगा, 8 साल लगेंगे। लेकिन इस बीच हम कितने पीछे रह गए हैं प्रांजल। अभी भी अगर हम यही कहें कि ये मुमकिन नहीं है तो फिर पहला कदम उठेगा कैसे और कहाँ? आप सही कह रही हैं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज 10 साल लगे या 5 साल लगे, आपको याद होगा एनडीए सरकार ने जब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट शुरू किया था कि सारे बड़े शहरों को सड़कों से जोड़ा जाए, उस समय भी यही कहा जा रहा था कि ये तो कब तक होगा। अब देखिए, लेकिन आज ये हकीकत बन गई है। लेकिन एक विजन था और उस पर कार्यान्वित किया गया। 20 किलोमीटर प्रतिदिन का एक टारगेट रखा गया था, जिसको एनडीए ने तो पूरा किया, लेकिन यूपीए ने उसको लाकर 3 किलोमीटर पर छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को भी बड़े जो वादे किए हैं उसको कार्यान्वित करने पे अब फोकस करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुसाफिरों का सवाल है अंजना, मेरा मानना है कि अगर उनको ज़मीनी हालात में बदलाव नहीं दिखेगा तो जो बड़े बड़े वादे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे। ये दलील सुनी, बात आपने सुनी अभिमन्यु साहब। आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम यही लगता है कि आप चुनावों के पहले अच्छे दिनों की अब की बार मोदी सरकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तमाम आपने वादे किए, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ज़रा समय बता दीजिए कब तक पूरा होगा, तब आप इफ बट में पहुंच जाते हैं। 8 साल लग सकता है पहली बुलेट ट्रेन को पटरी पर उतरने में, इस पर क्या कहेंगे? अंजना जी, राजनीतिक नेतृत्व का काम होता है देश के शासन और प्रशासन की व्यवस्था को नीति का निर्देशन करना, नीति का नेतृत्व प्रदान करना और अपनी नीयत से देश की प्रशासन की नीति को प्रभावित करना। और वह संकल्पों के अंदर जो रॉयल बजट में आज दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। हमने एक दिशा तय कर दी है और हमारा अतीत का अनुभव भी है, हमको क्रियान्वयन करना भी आता है। ये तो देश का दुर्भाग्य था कि 2004 में एनडीए की सरकार चली गई और 10 साल देश को एक बुरे सपने और बुरे दौर से गुजरना पड़ा। अगर एनडीए की सरकार उसके बाद कायम हो जाती तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो प्रोजेक्ट था वो समय पर पूरा होता। अब तक देश की नदियों को जोड़ने की तरफ हम आगे बढ़ रहे होते और बुलेट ट्रेन के भी प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ रहे होते। ये दुनिया के अंदर अनुभव जिस प्रकार से बत्रा जी ने अभिव्यक्ति की कि कहीं चाइना को छोड़ करके यूरोप में 7-8 साल लगते हैं, तो भारत भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बेहतर प्रबंधन के माध्यम से यह जितना भी समय लगे कुल मिलाकर के एक दिशा आगे बढ़ना है। हमारी आवश्यकता है कि हमारे हाई स्पीड रेल नेटवर्क हो, वो देश के व्यापार और उद्योग के लिए आवश्यकता है, केवल यात्रियों के लिए आवश्यकता नहीं है, वहां पर उसको फ्रेट के लिए भी आवश्यकता है। चाहे उसकी स्पीड भले कुछ कम हो सकती है, लेकिन एक किसान की पैदावार शाम को अपने खेत से चल करके सुबह अपने मंडी, बाजार और उपभोक्ता और घर तक पहुंच सके, यह देश के लिए अति आवश्यक है। इन सभी आवश्यकताओं के मद्देनजर आज जो देश ने संकल्प किया है इस रेल बजट के माध्यम से, वह एक अच्छे समय सारणी में समय पर पूरा हो, इसका पूरी नियत सरकार की रहनी चाहिए। हमको भी अपेक्षा है, हमको विश्वास भी है कि सरकार अपने संकल्पबद्ध रहेगी इसको एक तय सुविधा समय सीमा के अंदर समाप्त करने की, ताकि इसका लाभ देश को जल्दी से जल्दी मिल सके। मीम अब्दुल साहब को आपने जो बात कही थी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अंजना जी, जल्दी से। कि आपने बहुत सटीक बात कही थी कि देश की आदत डाल दी हमने कि हमारी चादर छोटी है, हमारे देश में एक हीन भावना पैदा कर दी है। अपनी योग्यता और क्षमताओं को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह हम स्वयं खड़ा करते हैं। अगर हम पूरी अपनी संभावनाओं को और अपनी योग्यता और क्षमताओं का उपयोग करें तो भारत में कोई कमी नहीं है कि भारत जो है वो विश्व स्तरीय देश और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला देश न बन सके। जी मीम अफजल साहब, 2 पॉइंटेड सवाल आपसे और दोनों का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। आपने शुरुआत इस बात से की कि बुलेट ट्रेन निरर्थक है, पहले जो सुविधाएं हैं उसको आप बेहतर कीजिए। तो फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान के मुखिया के साथ आखिर क्या कर रहे थे जब वो बुलेट ट्रेन के लिए पैसे लेकर यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे और राजीव गांधी ने जो विजन दिया था? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 है कि क्या आप सिर्फ निंदा करने के लिए निंदा कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पहले सवाल से ही ये सवाल पैदा होता है। और इसके साथ ही आरओ वाटर देना, पहले से पैक्ड फूड लोगों को मिले, पैक्ड खाना मिले अच्छी कंपनियों का, ये तो ऐसे बुनियादी कदम है। वाईफाई, ताकि लोग घंटों अगर ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो आप भी पहल कर सकते थे। इसकी तो कम से कम प्रशंसा कीजिएगा अगर आपने भी कभी रेल यात्रा की हो। देखिए अंजना जी, मैं बहुत रेल यात्रा करता हूं और ज्यादातर रेल यात्रा ही मेरे नसीब में है।
चूँकि मैं हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाला आदमी नहीं हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। नंबर 2, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने ये सवाल पूछा कि मनमोहन सिंह जी ने इसका शुरुआत की, तो मेरा ख्याल है कि आज रेलवे मंत्री और सरकार ये कह दे तो बहुत अच्छा है कि ये भी प्रोग्राम हमने शुरू किया था, ये हमारे ही प्रोग्राम पर चल रहे हैं। नंबर 1, जब इन्हें कोई क्रेडिट लेना होता है तो वो प्रोग्राम इनका होता है, और किराया बढ़ाना होता है तो वो हमने बढ़ाया होता है। ये इनकी दोहरी राजनीति है। दूसरे, कैप्टन अभिमन्यु साहब, मीम अफजल साहब, जैसे आपके दौर में बुलेट ट्रेन आते आते रह गई, वैसे ही आपका लिंक भी आते आते रह गया, बीच में टूट गया। आपका रुख वापस करेंगे, लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, इस पर मैं एक रिएक्शन आपसे भी चाहती हूँ कि क्या अब राजनीतिक पार्टियां और रेल पर सफर करने वाले लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या सिर्फ निंदा करने के लिए निंदा हो रही है? क्या आरओ वाटर या पैक्ड खाना या ये जो सुविधाएं, वो अच्छा लग रहा है देखने में, सुनने में? निंदा कौन कर रहे हैं? हमने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये विकास के लिए है, ग्रोथ इंजन है, और दूसरी बात है कि ये हमारे पूरे देश के होलिस्टिक देखने के है, लेकिन आप बजट में जो घोषणाएं देखें तो उसमें पूर्व भारत भी है, बंगाल भी है, उत्तर बंगाल भी है, केरल भी है, दक्षिण भारत भी है। कहाँ देखने को मिल रहा है? तो सरकार के नजरिया जो अखंड भारत की बात करते हैं बीजेपी वाले, तो ये खंड चित्र क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि ब्रांडेड फूड इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें नई बात क्या है? ये तो आप ब्रांडेड कंपनी के मार्केट, आपके जो 1 करोड़ का जो मार्केट है, उस मार्केट को आप सेल कर रहे हैं। इसमें मंत्री का घोषणा ही है, बाकी तो कंपनी करेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, प्रांजल, आपकी बात पर कुछ जवाब देना मैं कहना जल्दी से चाहता हूँ, किसके लिए देखिए काम कर रहे मोहम्मद हैं? सलीम साहब,